सब बड़े मेरे कमरे में मौजूद थे और मैं एक कोने में बैठी हैरत से आंखें फाड़े सब लोगों को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुझसे कहा था, क्या वो बिल्कुल सही था? क्या मैंने जो कुछ सुना था वो हकीकत थी या फिर ख्वाब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कैसे ले सकती थी? सामने ही लैपटॉप रखा था जिस पर वीडियो कॉल में मौजूद मेरे माँ बाप मुझसे कह रहे थे, बेटा इनकी बात मान लो और कोई रास्ता नहीं है। इतने साल मैं अपने घर वालों से दूर परदेश में रहा हूँ, इनके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। हमेशा ये सोच सोच कर मेरा दिल दुखता है। आज अगर मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है तो तुम इससे इनकार मत करो। मेरी खातिर इस बात को मान लो। हर तरफ से मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। गोया मैं तो गूंगी हो चुकी थी। सामने बैठी दादी अम्मा मुझे देखते हुए कह रही थी, बेटी मैं जानती हूँ कि हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे दादा की इस गांव में कितनी इज्जत करते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो हम लोग सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे दादा तो इस सदमे को सह ही नहीं पाएंगे। जो लोग इनके सामने एक अल्फाज नहीं बोल पाते थे, वहीं लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इनके दुश्मनों को भी इनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। इतने सालों की बनाई इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। देखो बेटी, इनकार मत करना। हमारी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। मैं कह सकती थी कि हर कोई मुझे हाँ करने के लिए मजबूर कर रहा था, और फिर सबकी खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। और मेरी हाँ सुनकर सब में खुशी की एक लहर दौड़ गई। सब मेरे पास आकर मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे और मुझे न जाने क्या कुछ कह रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरा खाली हो गया और वो सब तैयारियों में मगन हो गए। अब मुझे दुल्हन की तरह सजाने का वक्त आ गया था। थोड़ी देर के बाद मेरी बड़ी ताई कुछ लड़कियों के साथ हमारे कमरे में आई। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए दुल्हन के लिबास का इंतज़ाम कर लिया है। सब कुछ तैयार है। ये लड़कियां तुम्हें अभी दुल्हन की तरह तैयार कर देंगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुमने हमारी इज्जत रख ली और हमें क्या चाहिए। इस घर से तुम्हें बहुत ही अच्छे से रुखसत किया जाएगा। किसी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होने देंगे। बेटा तुम अपने ससुराल वालों की तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत होना। वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। हमने जब उनके सामने इस मसले को रखा तो उन्होंने हमारा साथ दिया। इन्हें पता है कि हम तुम्हें दुल्हन बनाकर रुखसत कर रहे हैं। हमारी इज्जत के लिए वो भी खामोश हैं। बड़े दिल वाले लोग हैं, वरना चाहते तो सबके सामने हमें बेइज्जत भी कर सकते थे। ताई और भी न जाने क्या कुछ कह रही थी। बहरहाल मैं एक बुत की तरह बिल्कुल खामोश और साकन बैठी थी। दुल्हन वाला लिबास पहना और घर मेज के सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़कियां मुझे सजाने लगी। अपने आप को शीशे में देखती मैं हैरान हो रही थी कि मैं जो कभी कोई फैसला यूँ अचानक नहीं लेती थी, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैंने कैसे ले लिया। मुझे तो खुद पर हैरत हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी ज़िद्दी क्यों ना हो, किसी न किसी मुकाम पर आकर तो हार ही जाता है। और मैं भी यहाँ आकर हार गई थी। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे रिश्ते थे। इन सब के लिए मैंने इस फैसले को मंजूर कर लिया था। पता नहीं आगे क्या होगा। सामने वाले मुझे दिल से कबूल करेंगे या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बहरहाल आप जो फैसला कर लिया था तो इस पर डटे रहना ही बहादुरी थी। मेरे अम्मी अब्बा ने कहा था कि वो अगले हफ्ते पहले ही फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे। मुझे इनकी आमद का शिद्दत से इंतज़ार था। मैं खुद पहली बार यहाँ पर आई थी, लेकिन सबको अच्छे से जानती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी रिश्तेदारों से हमें दूर नहीं किया था। हमेशा वीडियो कॉल वगैरह पर हमारी इनसे बात होती रहती थी, इसलिए मैं सबको अच्छे से जानती थी। यहाँ आकर बिल्कुल भी अजनबीपन का एहसास नहीं हुआ था। इन सब की मोहब्बतों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। मुझे तैयार करके बाहर हाल में लाया गया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रही थी, लेकिन मेरी ताई और दादी मुझे मुसलसल तसल्ली दे रही थी कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ससुराल वालों से हमने बात कर ली है। इन्हें इस पर कोई इतराज़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम आराम से रहो। थोड़ी देर बाद निकाह वगैरह शुरू हो गया। मैंने घबराते घबराते कबूल किया और साइन कर दिए। एक तरफ मेरी चाची बैठी रो रही थी। जाहिर सी बात है, इन्हें सदमा लग चुका था इनकी बेटी जो अचानक से घर से भाग गई थी। लेकिन तकरीब की वजह से उन्होंने वह मुश्किल खुद को संभाल रखा था। गांव वालों को इस बात पर काफ़ी हैरत हो रही थी कि इस लड़की की जगह मेरी शादी क्यों हो रही है। दुल्हन अचानक से बदल कैसे गई। लेकिन मेरे घर वालों ने इन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगर ज़्यादा कोई सफाई वगैरह देते तो ये बात ख़राब हो सकती थी और लोग कोई भी मतलब निकाल सकते थे। इसलिए खामोश रहना बेहतर था। खाने वगैरह के बाद मेरी रुखसती का ऐलान किया गया। मुझे रुखसत होकर दूसरे गांव जाना था। गांव की ज़िंदगी से मैं बिल्कुल ही नावाकिफ़ थी।
बहरहाल सबसे मिलकर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी। इतना भी नहीं पता था कि इनके मिजाज किस तरह के हैं। एक औरत मेरे साथ बैठी थी, इसने मुझे बताया कि वो मेरी सास है। मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पहुँचकर सब मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं दूसरे गांव पहुँची तो सब ने मेरा बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया। वो सब लोग बहुत ही पुरजोश थे, लेकिन जब इन्हें बताया गया कि दुल्हन वो नहीं बल्कि किसी और को लाया गया है तो वो सब हैरान रह गए। लेकिन मेरी सास ने सारा मामला संभाल लिया। घर की बात घर में ही रह गई। गांव में शादी के मौके पर बहुत सी रस्में वगैरह की जाती थी, इसलिए मुझे सैन में बैठाकर काफ़ी देर तक औरतें आकर मुझे देखती रहीं और तरह तरह की रस्में होती रहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और अब सिर्फ आराम करना चाहती थी। पिछले कई घंटों से बैठी हुई थी। जब रस्में ख़त्म हो गई तो मुझे मेरी नंद ने मेरे कमरे में ले आई। कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। कमरे को देखकर एक पल को मैंने सोचा, ये तो किसी और के लिए सजाया गया था और अब मैं जहाँ पर आ गई हूँ। कितना अजीब एहसास आना। ये बहरहाल मुझे इस सब की आदत डालनी थी। मैं बेड पर आकर बैठ गई। बाहर शादी के हंगामे ज़ोरों शोर से जारी थे। मुझे किसी ने कहा था कि ये सब तो कई दिन तक चलता रहेगा। गाँव में शादियाँ ऐसे ही होती हैं। बहरहाल सब तो ठीक था, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मेरा शोहर, जो दरअसल किसी और से शादी करने आया था, अब मुझे दुल्हन के रूप में देखकर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा। न जाने वो मुझे कबूल भी करेगा या नहीं। तरह तरह के वहम मुझे सता रहे थे। अगर इसने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगी, या जो कुछ हुआ था इसका बदला मुझसे लिया तो क्या होगा। अभी बैठी मैं इन्हीं सोचों में मगन थी कि तभी दरवाज़ा खुला और मैं सीधी होकर बैठ गई। खौफ की वजह से मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तभी मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठा। कुछ पल मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम खौफज़दा हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारे साथ यहाँ किस तरह का सलूक किया जाएगा। देखो, जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारी कज़न ने जो किया वो इसका अमल था। तुम्हारे घर वालों को ज़बरदस्ती इसकी शादी नहीं तय करनी चाहिए थी। इससे भी पहले पूछ लेना चाहिए था। बहरहाल अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अब मेरी शादी तुमसे हो गई है और तुम मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने हो। यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। इसके ऐसा कहने पर मैंने सर उठाकर देखा और मैं हैरान रह गई कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बाकी हैं। मुझे तो लगा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अज़ियतनाक हो जाएगी और वो मुझे कबूल नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई थी। इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे आहनत का एहसास होता, बल्कि बहुत ही दिल से इसने मुझे कबूल कर लिया। मैं बिल्कुल पुरसुकून हो गई। अगले दिन सुबह ही दादी वगैरह लोग नाश्ता लेकर आ गए। मैं तमाम रस्मों से नावाकिफ़ थी। सब मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ। मैंने इनसे को तसल्ली दी कि नहीं, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत ही प्यार और इज़्ज़त से पेश आ रहे हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। ये सुनकर सब ने सुख का सांस लिया। दादी ने मुझसे कहा कि हम डर रहे थे कि हमने तुम्हें इस बात पर मजबूर किया है और कहीं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, लेकिन शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने दादी को तसल्ली दी कि आप परेशान मत हों, मैं खुश हूँ। चाची की तबीयत कैसी है? दादी बोली, इसकी तबीयत कैसी हो सकती है, वो तो रो रो कर बेहाल हो चुकी है। अपनी बेटी का गम और बेइज्जत होने का गम इसे मारे जा रहा है। हालांकि हम इसे कई बार समझा चुके हैं कि जो होना था वो तो हो चुका। इसमें हमारी भी गलती है, हमें लड़की से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन हमने जल्दबाजी से काम लिया। लेकिन तुम्हारी चाची किसी से बातचीत भी नहीं कर रही, बस कमरे में बंद है। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी, अभी वक्त लगेगा। इससे मेरे पेरेंट्स ने भी वीडियो कॉल की और मुझसे बहुत से सवालात किए। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे वालिदैन चूँकि शादी में नहीं आ सके थे, इसलिए हमने वलीमे की तारीख आगे कर दी ताकि इनके आने पर वलीमा किया जाए। अब मुझे शिद्दत से अपने माँ बाप के आने का इंतज़ार था। इसी हफ्ते के आखिर में वो लोग आ रहे थे। जब अम्मा पापा दोनों गांव पहुंचे तो मैं इनके गले लगकर खूब रोई। दोनों ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अब तुम खुश हो ना अपनी ज़िंदगी में, किसी तरह का कोई मसला तो नहीं है ना। मैंने इन्हें कहा, नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। सब लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी तरह का कोई भी मसला नहीं है। बहरहाल वलीमे की तकरीब का इंतकाद किया गया। तकरीब बहुत ही शानदार रखी गई थी। मेरी चाची वलीमे की तकरीब में शरीक नहीं हो सकी थी। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपनी बेटी की याद में हर वक्त रोती रहती थी, लेकिन इनकी बेटी न जाने कहाँ चली गई थी, जो अभी तक वापस ही ना आई थी। कोई भी इसे ढूंढ नहीं पा रहा था, ना ही इससे किसी तरह का रब्ता हो सका था। अगर पता चल जाता कि वो कहाँ है तो कम से कम इसे ढूंढकर इसकी माँ के सामने लाया जा सकता था। सब ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था।
कुछ वक्त पहले तक तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यूँ अचानक मेरी कज़न की वजह से मेरी ज़िंदगी पलटा खा जाएगी। मैं जो परदेश में पली बड़ी थी, जहाँ के रस्म और रिवाज से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। मेरे अब्बा गांव को छोड़कर अरसा दराज पहले ही परदेश में आ गए थे। मेरी पैदाइश वहीं पर हुई थी। मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह भी वहीं पर मुकम्मल की। मेरा कोई बहन भाई नहीं था, अकलौती थी, इसलिए अपने माँ बाप की खूब लाडली भी थी। उन्होंने मुझे किसी किस्म की किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बाहर रहते हुए भी मुझे अच्छी तरबियत दी थी। मैं किसी भी बुरी आदत का शिकार नहीं थी और लिबास भी ख़राब नहीं पहनती थी। अब्बा अक्सर ही गांव में फ़ोन करते थे और मेरी भी घर वालों से बातचीत करवाते थे। इसीलिए मैं सब कुछ जानती थी, मगर अब तक मैं पाकिस्तान नहीं आई थी। बहुत बार अम्मा अब्बा से कहा कि मुझे पाकिस्तान ले जाएं, लेकिन जहाँ पर मेरे अब्बा का एक स्टोर था, वो इसे छोड़कर नहीं आ सकते थे। इसलिए जब गांव से एक दिन फ़ोन आया कि मेरी कज़न की शादी हो रही है और हमें इसमें ज़रूर आना होगा, दादी अब्बा से कह रही थी कि अब तक तुम पाकिस्तान आई ही नहीं हो, जाकर वापस आना भूल चुके हो, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में आना होगा। तुम्हारी भतीजी की शादी है, इसमें तो शिरकत करनी ही पड़ेगी। मेरी एक ही कज़न थी, चाचू की बेटी। सब इसकी शादी के लिए बहुत ही पुरजोश थे। सब एक बड़े ख़ानदान इसकी शादी तय की जा रही थी। अम्मा अब्बा को रोज़ दादी का फ़ोन आता और वो यही बात कहती कि तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ, कम से कम शादी में शरीक होने के लिए तो आओ। लेकिन अब्बा के कुछ मसले वगैरह चल रहे थे, इसलिए आना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अम्मा और अब्बा ने मुझसे कहा कि बेटी, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन अगर तुम हमारी तरफ से शरीक होने के लिए चली जाओ। पहले तो मैं हैरान हो गई कि मैं कैसे जाऊंगी और वहाँ रहूंगी, लेकिन फिर अम्मा और अब्बा ने मुझे समझाया कि इतना मुश्किल नहीं, वैसे भी तुम सबको जानती ही हो, वहाँ सब तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। कुछ दिन की तो बात है। मैंने सोचा वैसे भी मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी, ये अच्छा मौका है, चले जाती हूँ। इसलिए मैं तैयार हो गई। मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया और यूनिवर्सिटी वगैरह भी ख़त्म हो चुकी थी और मैं भी फ्री थी। अब्बा ने मेरे टिकट वगैरह भी करवा दिए। अभी शादी में काफ़ी दिन बाकी थी, लेकिन मैं पहले ही आ रही थी। इससे पहले मैं गांव वगैरह अच्छे से घूमना चाहती थी। मैं जब पाकिस्तान पहुंची तो एयरपोर्ट पर मेरे चाचा मुझे लेने के लिए आए हुए थे। इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो बहुत ही नरम दिल के मालिक थे। मुझे साथ लिए गांव ले आए। गांव का माहौल देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना खूबसूरत गांव था, मैंने सोचा भी नहीं था कि गांव इतना प्यारा होगा। सबसे मिलकर मैं सहन में बैठ गई। यहाँ सब मिलजुल कर ही रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी और अच्छे खासे लोग भी थे। गांव के लोग मुझे देखने के लिए आ रहे थे। वो काफ़ी पुरजोश थे। मैंने महसूस किया कि जहाँ पर हमारे घर की काफ़ी ज़्यादा इज्जत की जाती है। मेरे दादा गांव का हर फैसला खुद करते थे और और लोग इनकी बात मानते थे। यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें भी थी। मैंने अपने कज़न्स के साथ पूरा गाँव घूमा, एक एक जगह की तस्वीर ली। मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। अपने घर पर भी बात की और अपने माँ बाप से कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, मैं पहले क्यों नहीं आई। मुझे खुश देखकर वो लोग भी खुश थे। जहाँ के देसी खाने मुझे बहुत ही जायकेदार लग रहे थे। मैं रोज़ाना अपने माँ बाप से बात करती और इन्हें गाँव की एक एक चीज़ के बारे में बताती। घर में शादी की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोर से जारी थी। यहाँ पर शादी की बहुत सी तकारीब होती हैं और कहीं कहीं दिन तक शादी जारी रहती है। ये मेरे लिए एक बहुत ही नई बात थी, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ आम सी शादियाँ देखी थी जो एक दो दिन में ही ख़त्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जब से मैं आई थी, शादी की तरह तरह के फंक्शन हो रहे थे। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि मेरी कज़न जिसकी शादी होने वाली है वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। हमेशा अलग थलग बैठी रहती। जब भी मैं किसी से इसके बारे में पूछती तो वो कहते ये दो नॉर्मल सी बात है, वो अपना घर बार छोड़कर दूसरे घर जा रही है इसलिए उदास है। लेकिन मुझे ये उदासी नहीं बल्कि कुछ और ही लगता था। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर नई नई आई थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा सवालात भी नहीं किए। एक रात जब मैं नींद नहीं आ रही थी तो उठकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे एक तरफ से किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। आवाज़ पिछले बगीचे से आ रही थी। बगीचे की तरफ चली आई तो देखा कि एक तरफ मेरी वो कज़न बैठी हुई थी जिसकी शादी थी। वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए मुसलसल रो रही थी। मुझे इसकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इसके पास आकर जैसे ही बैठी, इसने फ़ौरन से मोबाइल बंद कर लिया और अपने आंसू को पोंछ कर उठकर जाने लगी। मैंने हाथ पकड़कर इसे रोक लिया और कहा, क्या बात है, तुम हर वक्त ऐसे परेशान क्यों रहती हो? कोई मसला है तो बताओ, हम सब इसे हल कर देंगे। इसने मेरी तरफ देखा और कहा कि कुछ भी नहीं। ये कहकर अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली गई। मैं समझ गई थी कि कोई न कोई मसला तो ज़रूर है, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती और जाहिर सी बात है मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी।
अगर वो नहीं बताना चाह रही थी तो मैं कैसे पूछ सकती थी। अगले दिन सुबह मैंने दादी से इस बारे में बात की तो वह कहने लगी, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिन में शादी होने वाली है। वो इस बात से परेशान हो गई कि ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, घर भर की लाडली है ना, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से ये कहकर टाल दिया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो शादी की किसी भी तैयारी में खुशी खुशी हिस्सा नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती की जा रही है। बहरहाल मैंने इस मामले में मज़ीद कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, वरना सब लोग मुझे ही गलत समझते। एक दो बार मैंने इसके ससुराल वालों से मिली थी, रस्मी सी बातचीत हुई थी, वो लोग काफ़ी सुलझे हुए लोग लगते थे। शादी की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से हो रही थी, हर वक्त घर में गहमा गहमी रहती थी। कभी किसी चीज़ की खरीदारी की जा रही है तो कभी किसी चीज़ की। जो जो शादी का दिन करीब आ रहा था सब बहुत ही मसरूफ़ रहने लगे थे। मैं भी इन कामों में सबका हाथ बटा रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत ही नया था, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेहंदी वाले दिन सब लोग घर के सहन में जमा थे जहाँ पर तकरीब का इंतकाम किया गया था। मैं भी खूब तैयार होकर मेहंदी के इस फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही पुरजोश थी। पहली बार इस तरह के फंक्शन को देखने वाली थी। सब मेहमान आ गए तो दादी ने कहा, दुल्हन को तो लेकर आ जाओ। मेहंदी की दुल्हन के बिना फंक्शन कैसे हो सकता है। हम अंदर गए और इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो देखा कि वो कहीं पर भी नहीं थी। मैं एकदम से परेशान हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ पर थी, अब अचानक से कहाँ चली गई। मैंने फ़ौरन से जाकर चाची को इतला की कि दुल्हन कहीं पर भी नहीं मिल रही, वो अपने कमरे में नहीं है, क्या आपने इसे कहीं देखा है। ये सुनकर चाची परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि कहाँ जा सकती है, अपने कमरे में ही तो थी, तैयार होकर आने वाली थी, सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, अब पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। मेरे साथ वो इस कमरे में आई और एक बार फिर पूरा कमरा देखा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। दादी ने हम दोनों को परेशान देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, तुम सब लोग कहाँ चले गए हो, इतना परेशान क्यों हो। चाची ने इन्हें बताया कि दुल्हन तो मिल ही नहीं रही। ये सुनकर वो भी परेशान हो गई और कहने लगी, आहिस्ता बोलो, किसी मेहमान के कान में ये बात नहीं जानी चाहिए, आखिर वो कहाँ जा सकती है, यही कहीं पर होगी, सब मिलकर इसे ढूंढते हैं। घर में सबको ये बात पता चल गई थी कि वो गायब है। सब लोग अचानक से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हर जगह इसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं नजर आ रही थी। हमने घर का एक एक कमरा छान लिया, बगीचा भी देख लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। परेशानी की वजह से सब एक ही कमरे में बैठे इसी बात को सोच रहे थे कि अचानक से वो कहाँ गुम हो गई। थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, किसी ने भी इसे बाहर जाते नहीं देखा था। दादी कहने लगी, कहीं वो घर से चली तो नहीं गई। ये सुनकर चाची परेशान हो गई। जब इसके कमरे से अच्छी से तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा और ज़बरदस्ती मेरी शादी तय कर दी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, वो गरीब है, मैं जानती हूँ आप लोग इसे कभी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की या मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। वो खत पढ़कर हम सब परेशान हो गए। दादी ने कहा कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। गांव भर में इसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। जाहिर सी बात है, वो जा चुकी थी तो कहाँ से मिलती। मेरा शक सही साबित हुआ था, मुझे लग रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं। काश वो पहले घर वालों को ये सब बता देती तो आखिरी वक्त में इन सब को इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता, या घर वाले ही शादी तय करने से पहले इससे पूछ लेते। मैं उठकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। पता नहीं अब क्या होगा। शादी तो होने का कोई चांस ही नहीं था। जाहिर है सी बात है, दुल्हन नहीं थी तो शादी कैसे हो सकती थी। जानती थी कि अगले कई दिन तक घर का माहौल बहुत ही अफसरदा रहेगा। मैं अपने कमरे में बैठी सब के बारे में ही सोच रही थी। इसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और दादी अंदर दाखिल हुई। इसके साथ बाकी सब घर वाले भी मौजूद थे। मैं हैरान हुई कि सब के सब एक साथ मेरे कमरे में क्यों आए हैं। मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और दादी से कहा, क्या हुआ, क्या बात है, खैरियत तो है ना। वो बोली, हाँ बेटी खैरियत है, तुम बैठो तो सही, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। न जाने क्या बात थी जो सब एक साथ यहाँ आ गए थे। मैं परेशान हो रही थी। दादी ने कहा, अपने पापा को कॉल मिलाओ। दादी के कहने पर मैंने पापा को वीडियो कॉल की। पापा और अम्मी दोनों ही कॉल पर थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर दादी ने मुझसे कहा, देखो बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। खानदान में और कोई लड़की नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी कज़न की जगह हम तुम्हें रुखसत करेंगे। ये सुनकर मैं अपनी जगह से उछल कर रह गई। मैंने दादी से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, शादी तो कज़न की होनी थी ना, तो अब मुझे क्यों रुखसत किया जा रहा है, मैं कैसे रुखसत हो सकती हूँ। लेकिन वो सब मुझे बोलने लगे कि देखो बेटा,
तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हमारी तुमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो हम सब गांव वालों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे दादा की तबीयत भी खराब हो रही है और तुम्हारी चाची भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लड़के वालों से बात कर ली है, तुम्हारे माँ बाप भी इस बारे में जानते हैं। हम सब राज़ी हैं, बस तुम्हारी हाँ के मुंतज़िर हैं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। क्या यूँ अचानक शादी ठीक रहेगी या नहीं। बहरहाल सबके कहने पर आखिरकार मान गई और मैंने हाँ कर दी। शादी के बाद रुखसत होकर दूसरे गांव चली आई। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी नॉर्मल थी। मैं जो समझ रही थी कि मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जहाँ धत्कार दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे मेरे शोहर और इसके घर वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कबूल किया था। मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करने लगा और हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजरने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर सेट हो गई थी। वलीमे की तकरीब पर मेरे माँ बाप भी आ गए। इनके गले लगकर मैं खूब रोई। वलीमे के कुछ दिन बाद ही वो लोग वापस चले गए। शादी के फंक्शन वगैरह ख़त्म हुए और ज़िंदगी मामूल पर आई, तो मैंने भी घर पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मुझे घर के काम काज करने आते थे। मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखा रखा था, बस गांव की कुछ चीज़ें नहीं पता थी। वो भी आस्ता आस्ता मैंने सीखना शुरू कर दी। यहाँ मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। मेरे शोहर बहुत ज़्यादा बड़े ज़मींदार थे। यहाँ इन लोगों की बहुत सी ज़मीनें थीं। वो हर वक्त ज़मीनों पर ही अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। घर में पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ था। मेरी दादी लोगों के घर में भी बगीचा था, लेकिन ये वाला बगीचा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। मुझे हमेशा से बागबानी का शौक़ था। पौधे देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती थी। मेरे शोहर अक्सर ही शहर से पौधे वगैरह लाया करते थे, जिन्हें मैं यहाँ पर लगा देती थी। बागीचे के बीचों बीच एक फुहारा बना हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता था। दिन का एक बड़ा हिस्सा मैं इसी बगीचे में गुजारती थी, लेकिन अक्सर ही मेरा शोहर मुझे कहता कि बगीचे में ज़्यादा मत रुका करो। जब भी मैं कोई पौधा लगाने लगती तो वो अपनी निगरानी में खुदाई करवाता था। मुझे इस बात पर काफ़ी हैरत होती थी। मैं जो खुद अपने हाथों से मट्टी खोद कर इसमें पौधा लगाना चाहती थी, मेरा शोहर मुझे मना कर देता। बहरहाल मैंने इसकी बात पर कभी भी कोई शिकवा नहीं किया था। मैं रिश्ते में कोई बदमज़गी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो जाती। एक दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई। तेज़ बारिश की वजह से बगीचे के बहुत से पौधे निकल गए। वो पौधे जो मैंने नए नए लगाए थे, वो सब के सब बाहर आ गए। मैं पौधे बगीचे में मट्टी ही मट्टी फैल गई, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। जब बारिश रुकी तो मैंने सोचा कि बगीचे की सफाई की जाए। मेरा शोहर किसी काम से शहर गया हुआ था। इसकी गैर मौजूदगी में ही मैंने बगीचे की सफाई करना शुरू कर दी। सारा कीचड़ वगैरह साफ़ किया और जो पौधे निकल गए थे इन्हें एक तरफ रख दिया। मेरा इरादा था कि जब मिट्टी सूखेगी तो मैं इसमें खुदाई करके पौधे वापस लगा दूंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा पानी जमा था। इसी रात मेरे शोहर ने फ़ोन करके कहा कि इन्हें शहर में थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए वो इस हफ्ते वापस नहीं आ सकेंगे। मैं जो इनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं खुद ही सारा काम कर दूं। वैसे तो मुझे खुदाई करने से वो मना करते थे, लेकिन अब कोई चारा नहीं था, मुझे खुद ही करना था, वरना ये पौधे ख़राब हो जाते और मुरझा जाते। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैं इन्हें ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। जब बगीचे से पानी उतर गया और वो साफ़ सुथरा हो गया तो मैंने वो पौधे निकाले और कुदाल लेकर बगीचे में आ गई। मैंने कुदाल उठाकर ज़मीन खोदना शुरू कर दी। मैं ज़मीन खोदती जा रही थी, इसी वक्त कुदाल के साथ कुछ फंसा। मैंने जब बाहर निकाला तो इसमें किसी लड़की के कुछ कपड़े निकले। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि किसी के कपड़े इस ज़मीन के अंदर क्या कर रहे हैं। दुपट्टे के अंदर कुछ बंधा हुआ था। मैंने दुपट्टा खोला, देखा कि इसमें कुछ तस्वीर थी। जब मैंने तस्वीर को उठाकर इनसे मट्टी झाड़ी, इन्हें देखा तो मेरी गोया जान ही निकल गई, क्योंकि वह तस्वीर तो मेरी इसी कज़न की थी जो अपनी शादी के दिन घर से भाग गई थी और जिसकी जगह मेरी शादी की गई थी। इस लड़की की तस्वीर यहाँ क्या कर रही हैं? तस्वीरों में मौजूद लिबास इस मिट्टी से के अंदर से मिलने वाला लिबास ही था, यानी दोनों एक ही लिबास थे। मतलब ये कि कपड़े इसी कज़न के थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप सी गई। आखिर मेरे घर के बगीचे में इसके कपड़े और तस्वीर क्या कर रही हैं? मैं फ़ौरन से परेशान हो गई और तमाम चीज़ों को लेकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और किससे इस बात का जिक्र करूं। अगर अपने शोहर को बताती तो वो ज़रूर मुझे इस बात पर डांटते कि तुमने ज़मीन खुद से क्यों खोदी, और ये मेरी कज़न का मामला था। मैं किससे कहती। मैंने एक फ़ैसला किया और एक बैग के अंदर वो तमाम चीज़ें डाली और अपनी सास के पास आकर मैंने कहा कि मुझे दादी लोगों के घर जाना है, कुछ काम है, शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी। फिर मैंने ड्राइवर के साथ अपने गांव आ गई।
सब मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। दादी ने मुझसे कहा कि आखिर क्या हुआ। मैंने बैग से वो चीज़ें निकाल कर इनके सामने रख दी। वो कपड़े देखते ही मेरी चाची कहने लगी, ये तो मेरी बेटी के कपड़े हैं। मैंने इनसे कहा, जी हाँ, और साथ में इसकी तस्वीर भी इस मट्टी में दबी हुई थी। ये कहकर मैंने वो तस्वीरें इसके सामने रख दी। वो तस्वीरें देखते ही उन्होंने मुझसे कहा, ये तो इसकी यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन की तस्वीरें हैं। वो शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाती थी। वहीं पर एक फंक्शन था, तभी इसने ये तस्वीरें बनवाई थी। आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? जब मैंने इन्हें बताया कि ये सब मेरे घर के बगीचे में दबी हुई थी, तो ये जानकर वो सब परेशान हो गए कि आखिर ये चीज़ें वहाँ क्या कर रही थी। अब इस बात का जवाब तो सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही दे सकते थे। मैंने दादी से कहा कि मैंने वहाँ पर इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, सीधा आपके पास आ गई। अब आप बताएं क्या करना है। दादी कहने लगी कि तुमने ये अच्छा किया। ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। जब तुम्हारा शोहर शहर से वापस आ जाए तो इसे लेकर यहाँ पर आना, हम खुद इससे बात करेंगे। तब तक तुम बिल्कुल खामोश रहना। दादी की बात मानकर मैं खामोशी से घर आ गई और किसी से कुछ भी नहीं कहा। मेरे शोहर शहर से वापस आए तो इन्हें साथ लिए अपने गाँव आई। इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आखिर इन्हें किस लिए लेकर जा रही हूँ। जब हम गांव पहुंचे तो दादी ने चुपचाप वो चीज़ें मेरे शोहर के सामने रख दी। इन कपड़ों को, तस्वीर को देखते ही मेरे शोहर के चेहरे का रंग अचानक से तब्दील हो गया, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि वो इस सब के बारे में पहले से जानते थे। शायद इसी वजह से वो मुझे खुद से ज़मीन खोदने से मना करते थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और ये लोग कुछ छुपा रहे थे। मेरे ताया और बाकी लोगों ने जब सख्ती से मेरे शोहर से सवालात किए तो इसने कहा कि मैं सब कुछ बताता हूँ। दरअसल हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इस वक्त मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त इसे पसंद करता था। यूनिवर्सिटी के फंक्शन में इसने ही तस्वीरें इसकी ली थी। हम सब इसे समझाते थे कि ये मुमकिन नहीं, वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि हम सब जानते थे कि वो एक गांव से है। वो इतना आसान नहीं कि इससे शादी करना। लेकिन मेरा दोस्त इसके पीछे पड़ गया। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद वो अपने गांव वापस आ गई। कुछ अरसे बाद मेरे लिए रिश्तों की लाइन शुरू हो गई, तो इसी से रिश्ता तय हो गया। ये बात मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन जब अम्मा ने इसकी तस्वीर मेरे सामने रखी तो मैं देखकर हैरान रह गया और अपने दोस्त को इस बात की खबर दे दी। मेरा दोस्त हर हाल में इसे हासिल करना चाहता था, इसलिए एक रात हमने सब शादी से 2 दिन पहले एक मंसूबा बनाया। वो आपके घर की बेटी को आपके घर से ही अगवा करके ले गए। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि हमने वहाँ पर एक झूठा हाथ रख दिया था, जिसके मुताबिक वो खुद ही घर से भागी है। हमने लड़की को अपने दोस्त के हवाले कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, लेकिन शादी से एक रात पहले ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। जब मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ इसके घर पहुंचा तो देखा कि इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वो रो रहा था। हमने जब इससे पूछा तो पता चला कि वो लड़की इसके साथ रहने को राज़ी नहीं थी। वो भागकर अपने घर आना चाहती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने इसे रोकने के लिए इसकी इज्जत ख़राब कर दी। इसका ख्याल था कि इस तरह से वो हमेशा इसके पास रहेगी, वो वापस नहीं जाएगी। लेकिन इस ज़बरदस्ती में इसको पता ही नहीं चला कि इसने इतना जुल्म किया है कि एक लड़की की जान ही चली गई। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। शादी से कुछ दिन पहले तक वो इसे फ़ोन करके भी परेशान करता रहा था। वो लड़की इसके साथ रहने को बिल्कुल राज़ी नहीं थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। हमने किसी न किसी तरह इसे कहीं दफना दिया और इसके बाद इसके कपड़े और तस्वीर मैंने अपने घर के पिछले बागीचे में दफन कर दी। ये सब हमने बहुत ही जल्दबाजी में किया था, इसलिए जब आप लोगों ने लड़की की गैर मौजूदगी की वजह से मेरी शादी दूसरी लड़की से तय कर दी, तो मैंने खामोशी से इस बात को कबूल कर लिया और अपने घर वालों को भी मना लिया। किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक ना एक दिन ये राज खुल ही जाएगा। ये सब सोच सोच कर अक्सर ही मुझे डर लगता था और रात को मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं किसी को इस बारे में कुछ पता ना चल जाए। मेरा वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है, तकरीबन नीम पागल सा हो चुका है। मैंने इसकी खातिर से सब से छुपाए रखा। मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसे तलाश करने में लगे हुए हैं। मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपको सच्चाई बता सकूँ। अपने शोहर के मुंह से ये सब बातें सुनकर तो मैं शदीद तरीन हैरत का शिकार हो गई। मेरी चाची एक बार फिर से रोने लगी और कहने लगी कि हम सब समझ रहे थे कि वो हमारी इज्जत दागदार करके घर से भाग गई, और देखो बेचारी के साथ क्या हुआ। मैं अपनी बेटी को कितना बुरा भला कहती रही और उन्होंने मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। घर वाले सब ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। मैं भी अपने शोहर के साथ घर वापस नहीं गई। इसकी इस हरकत की ऐसी थी। इसके दोस्त को ढूंढा गया
मेरी कज़न की कब्र भी मिल गई। हमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसे इसके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। मेरी मासूम कज़न की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी। इस पर इतना बड़ा जुल्म किया और इस सब में मेरे शौहर ने इसका साथ दिया। ये सोच कर ही मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। हम सब अब इतने दिन से अपनी कज़न को ही बुरा भला कह रहे थे। अब हकीकत खुली तो पछतावा हो रहा था। पता नहीं इन लोगों ने इसे कितनी तकलीफ़ दी होगी। मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। मैं मज़ीद इसके साथ नहीं रह सकती थी। कुछ दिन बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक भिजवा दी। इससे पहले इसने कई बार मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक नहीं देना चाहता, मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन मैं इसके साथ रहने से इनकार कर दिया। यही बेहतर था, वरना मैं हमेशा इसके साथ रहते हुए इस पछतावे का शिकार होती कि मैं एक ज़ालिम इंसान के साथ रह रही हूँ, जो कि मेरी कज़न का भी मुजरम है। इसलिए यह बेहतर था कि मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैंने अपने वालिदैन से बात की और अपने टिकट करवा कर वापस चली आई। अब इस वाक़ये को काफ़ी अरसा गुज़र गया है, लेकिन अक्सर औक़ात मुझे ये सब कुछ याद आता है और मुझे पछतावों में घेर लेता है। काश हम सब ये समझने की कोशिश करते तो आज हालात तब्दील होते। ये सब ना होता और वो आज हमारे बीच में मौजूद होती।